हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी 6th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज उसी एनसीईआरटी के टॉपिक से रिलेटेड हम चेक करेंगे पीवाईक्यूज, जो कि यानी कि जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2012 का। क्वेश्चन है द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, और यहाँ पे आपको 4 स्टेट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। सो बेसिकली हमने जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का चैप्टर पढ़ा था, हम ये जानते हैं दैट लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर हमें इंडिया का मैप याद है और हम इस मैप को अच्छे से ध्यान में रखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमसे उन्होंने पूछा है द स्टेट, सिक्किम का नाम दिया है आपको, और आपके पास ऑप्शंस दे दिए हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जेएंडके। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता हो। आप एक लॉजिकल गेस भी अप्लाई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली होता क्या है, हम सोचते हैं कि नहीं हमें ये पूरे तरीके से नहीं पता, अटेम्प्ट कैसे करें। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस पे अच्छे तरीके से ध्यान दें तो आपको रियलाइज होगा दैट नो, इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता है यहाँ पर आंसर कर पाना। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे स्टेट का नाम लिया है सिक्किम, और जो सेकेंड वर्ड हमें याद रखना है वो है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की डेफिनेशन हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए। अब सेम लैटिट्यूड की बात है तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए पहले वो पढ़ती हूँ मैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जेएंडके। ठीक है, तो सिक्किम की जो लोकेशन है, अगर हमने इंडिया का मैप देखा हमें मालूम है सिक्किम की लोकेशन ये वाली है, ये हमारा सिक्किम है। अप्रोक्सीमेटली हमारे तीनों, मतलब हमारे जो तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान और चाइना, इसके बीच में है। तो एक सिंपल लॉजिकल गैस की मदद से हम इसका आंसर देंगे। देखिए कैसे। अब सिक्किम है, सिक्किम में यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया जेएनके, सब जानते हैं जेएनके तो यहाँ ऊपर नॉर्थ वर्ड्स है, सो जेएनके इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जेएनके के जस्ट नीचे है, सो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बचे 2 स्टेट्स, राजस्थान एंड पंजाब। तो अगर हमने मैप को ध्यान से पढ़ा हो तो हमें ये मालूम है कि जेएनके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद जस्ट नीचे पंजाब, एंड देन सबसे नीचे यहाँ पे राजस्थान आता है। सो इस लॉजिक से अगर आप मैप को याद रखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड है वो राजस्थान से पास होता है। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ए, राजस्थान। ओके, सो मतलब यहाँ पे क्या है कि कई चीजें रटने वाली नहीं है, कई चीजें एक सिंपल लॉजिक की मदद से भी सॉल्व की जा सकती हैं। इसी तरीके से देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्री 2008 में, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर्स द कोस्ट लाइन। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था अवर कंट्री इंडिया, तब हमने इंडिया का मैप बहुत अच्छे से देखा था। जिन लोगों को अभी मैप याद ना हो वो इस डायग्राम को देख सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करना है कोस्टल लाइन से जुड़े हुए स्टेट्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये है गुजरात नंबर 1, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड इज गोवा, फोर्थ इज कर्नाटका, फिफ्थ वन इज केरला, सिक्स्थ इज तमिलनाडु, सेवेंथ आंध्र प्रदेश, एट्थ उड़ीसा एंड नाइन्थ इज वेस्ट बंगाल। तो अगर हमें ये याद है कि ये 9 स्टेट्स जो हैं कोस्ट लाइन से पास होते हैं, तो यहाँ पर आंसर इज 9। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्टली पूछे जाने वाले। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप एक गेसिंग करके दें, आप काउंट कीजिए। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे नंबर पूछा गया है तो नंबर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, नंबर में तो फिर आपको मैप याद होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन क्वेश्चंस में आप एक लॉजिकल गेस भी अप्लाई कर सकें, उस लॉजिकल गेस को यूज कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने देखा, हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शंस नहीं, हमें 2 ऑप्शन सीधे सीधे पता थे गलत है। 4 में से 2 ऑप्शंस जब गलत हो गए तो राइट आंसर होने की प्रायोरिटी 50% हो गई। लेकिन यहाँ जब हमें इंडिया का मैप ही याद ना हो और ये पता ही ना हो कि कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन्स शेयर करते हैं, तो
आपके आंसर सही होने की प्रायोरिटी सिर्फ 25% है। सो आपको ये देखना है कि जब आप अपने मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो उस आंसर के सही होने की प्रायोरिटी क्या है, उसके प्रोस क्या है और उसके कॉन्स क्या है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2005 का। इसमें पूछा गया द विच ऑफ द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। अब ये भी एक सिंपल मैप क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको मैप याद नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सो द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से स्टेट्स उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में यहाँ पे सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। मैप में शेयर करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे लिखा है नंबर 1 इज पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ झारखंड। तो हमने देखा झारखंड था मैप में, छत्तीसगढ़ भी था शेयर करता हुआ और राजस्थान भी था, पंजाब नहीं था क्योंकि पंजाब कहाँ है? अपवर्ड साइड है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट इस तरफ लेफ्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, 3 एंड 4। तो इसको लगा दीजिए, ये आपका सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी एक और मेथड क्या हो सकती है वो देखते हैं। चलिए, अब अगर आपको पहले ही पता हो कि यूपी के साथ पंजाब जैसा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पंजाब की लोकेशन यहाँ हिमाचल प्रदेश है, इस तरफ आपका पंजाब है जो कि काफी अपवर्ड्स है, और फिर यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो अगर आपको पहले से पता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में हरियाणा आ जाता है, हरियाणा स्टेट यहाँ पे आता है, और आपको पहले से पता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप खुद इनके ऑप्शंस देखिए। अब ए में आपको ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 एंड 4, सी में ऑप्शन दिया है 1 एंड 4, डी में ऑप्शन दिया है 1 एंड 3, बचा क्या? लास्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 2, 3 एंड 4। सो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, जिससे कई क्वेश्चंस हमारे लिए और ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाना आसान होता है। तो मतलब हमको इस बात को ध्यान रखना है कुछ चीजें, जैसे अब ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें पंजाब था और एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें पंजाब नहीं था। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस कब आया? जब आपको ये पता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में हरियाणा आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। सो फ्रेंड्स, कई बार अभी भी आप इस बात को याद रखें कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसके कई क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही बनते हैं, उनके लॉजिक से ही बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के। एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्री 2013 में। क्वेश्चन था ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exist as ice caps amid glaciers out of the remaining fresh water and the largest proportion। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो हमारे अर्थ प्लैनेट पर जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो बेसिकली ज्यादातर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है, और जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है वो कहाँ है उसके बारे में बात करना है। तो सी, हमने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी उसमें हमने इसको पढ़ा था, अवर अर्थ चैप्टर जब हमने पढ़ा था हमने देखा था दैट वी कॉल्ड अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट बट स्टिल हियर इज शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ये स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। और उसी में हमें ये भी बताया गया है कि जो फ्रेश वाटर है हमारे अर्थ पे, हमें मालूम है हमारे अर्थ का जो 71% पार्ट है वो ओशियंस है और 29% जो पोर्शन है वो लैंड मासेस है। लेकिन इस 71% पार्ट यानी कि ओशियंस में जो हमारी अर्थ का वाटर है, 97% ऑफ वाटर जो है वो इसी ओशियन में है। मतलब जो अवेलेबल वाटर है, सलाइन वाटर है सॉरी, वो ओशियंस में है। 97% वाटर तो सलाइन वाटर हो गया, यानी पीने के लायक बचा ही नहीं। फिर बचता कितना है? रिमेनिंग 3% ऑफ फ्रेश वाटर। सो रिमेनिंग 3% ऑफ फ्रेश वाटर में से अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5% जो है वो हमारा जाता है कहाँ पे? आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो कहाँ जाएगा?
तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। इसमें पूछा गया फाउंड इन एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स। बी पूछा गया इज फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर्स, एंड डी इज एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर। तो देखिए सबको समझ में आ रहा है कि डी वाला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे अभी इस वक्त कोई रोल नहीं है। फिर 3 ऑप्शंस बचे, कौन कौन से? एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, फिर बचा फ्रेश वाटर रिवर्स और ग्राउंड वाटर्स। तो अब यहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर एंड क्लाउड्स आ गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रह गई है कि क्लाउड्स में जो वाटर होगा, वैसे तो आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो वाटर परसेंटेज है वो मैं आपको बताऊं तो 0.01% है, सॉरी 0.1% जो है यहाँ पे वाटर परसेंटेज है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो रिवर्स है उसमें भी 0.30 समथिंग % ऑफ वाटर जाता है। सो जो बचा हुआ ऑप्शन है हमारे पास दैट इज सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स जो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है वो एक्चुअली में ग्राउंड वाटर में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक और क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्री 2013 अगेन, वेरिएशन इन डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन इज ड्यू टू। सो हमने एक चैप्टर पढ़ा था मोशंस ऑफ द अर्थ का। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया गया है कि जो डे और नाइट टाइम में डिफरेंस देखने को मिलता है सीजन टू सीजन, वो क्यों मिलता है, उसका रीजन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मोशंस ऑफ द अर्थ में मैं आपको एक बार रिवाइज याद दिला दूं फिर से कि हमने पढ़ा था दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। पहली बात तो यही थी। दूसरा, अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है। और उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट मोशन अर्थ करती है वो है उसका सन के अराउंड एक ऑर्बिट पे ऑर्बिट करना, जो कि इलिप्टिकल शेप का है। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थ्स रोटेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ अपनी प्लेस पर रोटेट करती है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन सन के सामने आती है और फिर सन से पीछे होती है, सन के सामने आती है, सन से छुप जाती है। सो इस वजह से डे और नाइट हो सकते हैं। वेरिएशन होना बात समझ में नहीं आती, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो हमने ये चीज देखी थी कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है किसी इलिप्टिकल पाथ में तो सीजन्स में वेरिएशन होते हैं, है ना। लेकिन डे और नाइट टाइम में वेरिएशन होने का ये कोई रीजन नहीं हो सकता। अगेन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं 50-50% ऑफ प्रायोरिटीज पर। दैट मीन्स यहाँ पर एक आंसर बिल्कुल सही है और एक आंसर पूरे तरीके से गलत है। और अब हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि जो भी हम ऑप्शन चूज करें उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही हो, वरना माइनस मार्किंग के चांसेस होते हैं। तो सी ऑप्शन में पहले पढ़ देती हूँ, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, एंड डी ऑप्शन इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं। इन्होंने कहा किसी भी प्लेस की लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से डे और नाइट टाइम में वेरिएशन हो सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है और सन रेज जब पड़ती हैं किसी भी पोर्शन पर, तो हमको मालूम है कि टिल्टेड होने के कारण कई रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सन रेज बहुत ही स्लैंटेड होती हैं, उतना ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं पड़ पाती, तो वहां पर सीजन मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देखने को हमको मिलता है। लेकिन इस पॉइंट को वेरिएशन इन डे एंड नाइट टाइम का रीजन कह देना गलत होगा। सो ये भी सही नहीं हो सकता। The correct answer is option D, revolution of Earth on a tilted axis. उसका लॉजिक क्या है अब आप देखिए। हमने कहा है कि हमारी जो अर्थ है वो एक टिल्टेड एक्सिस पर सिचुएटेड है ना। और क्या होता है कि जब अर्थ अपने टिल्टेड एक्सिस पे सिचुएटेड होकर अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, तो उसके टिल्टेड होने के कारण ही यहाँ पर कई ऐसे रीजन्स आते हैं जब सीजन टू सीजन डे और नाइट टाइम में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, सो द आंसर इज डी, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी प्री 2012. The question was the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs A. the water vapor of the air and returns its heat, B. the ultraviolet part of the solar radiations, all the solar radiations, and D is the infrared part of the solar radiation. तो आपको याद होगा जब हम एटमॉस्फेयर चैप्टर मतलब जब हम 6th एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात करी थी। हमने ये समझा था कि जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी इम्पोर्टेंस में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला हमने ये देखा था कि जो CO2 गैस होती है जो कि ह्यूमंस जब एक्सहेल करते हैं तो उसी की मदद से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना पाते हैं। दैट मीन्स उनकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। और जो दूसरा रीजन हमने देखा था वो ये देखा था दैट इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, जिसके वजह से हमारे अर्थ का जो सराउंडिंग रहता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रख पाता है, यानी कि हमारे अर्थ को जितनी रिक्वायर्ड हीट है वो यहाँ पर रहती है। लेकिन उसी में हमने ये भी देखा था कि जब हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट में कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है और उस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो CO2 है वो सोलर रेडिएशन यानी कि सन से आने वाली रेज का इंफ्रारेड पार्ट जो है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करती है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Once again, UPSC pre 2012. Question is, which of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि life on the earth है ना। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। फिर पूछा गया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो जब हमने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस की बात की थी हमने ये चीज ध्यान दी थी, मैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, दैट इज N2। उसके बाद हमारे पास होती है ऑक्सीजन, दैट इज O2, एंड लास्टली हमारे पास जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है CO2। तो अब आप खुद इसके ऑप्शंस देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सो दिस आंसर इज इनकरेक्ट। ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। Carbon, hydrogen and potassium, this is also incorrect. So the right answer is carbon, hydrogen and nitrogen. Okay. फिर UPSC pre 2011. Consider the following statements. Number 1, on the planet Earth, the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found. Second, the total freshwater found on the planet at 95% is bound up in polar ice caps and glaciers. ठीक है, अभी हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे थे तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो फ्रेश वाटर होता है 3% होता है टोटल वाटर में से, 3% फ्रेश वाटर है, 97% सलाइन वाटर है। उस 3% का 95% ये कह रहे हैं कि पोलर आइस कैप्स में होता है, जो कि गलत है। इस पूरे गिवन स्टेटमेंट में, इस पूरे गिवन आप कह सकते हैं क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें नजर आ रहा है वो यही है that on the planet Earth the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found, और ये बिल्कुल सत्य है। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सो द आंसर विल बी A, only 1। अच्छा, होता क्या है कई बार कि यहाँ पर जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं जैसे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया रहता है कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि स्टेटमेंट हमको मालूम है, हमें ये भी पता है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है अब आप वो देखिए। अगर यहाँ पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा होता और आपको याद होता कि नहीं इनमें तो हमेशा करेक्ट ही पूछा जाता है, तो गड़बड़ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि अगर आपने इस करेक्ट को
क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर है, आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचते, तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं ताकि आप कट ऑफ मार्क्स के पास पहुंच सकें। तो अगर आपने इस करेक्ट को जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट पढ़ लिया तो आप आंसर क्या क्लिक करते, बी, जो कि पूरे तरीके से क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें शब्दों को, और जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है उसको बहुत अच्छे से समझ के आपको आंसर करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर था ए, दैट इज ओनली 1। फिर यूपीएससी प्री 2010 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, है ना। तो हम जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, हमको पता है कि जो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि हमारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वो कहलाते हैं उनके नेचुरल सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जुपिटर, मार्स, सैटर्न एंड वीनस। तो इसको ध्यान रखें कि जुपिटर जो है, गिवन ऑप्शंस में से जुपिटर जो है उसके सबसे ज्यादा 63 कंफर्म्ड मून्स हैं। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज जुपिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्री 2009 का क्वेश्चन है, which one of the following is the correct sequence of the given continents in the decreasing order of their percentage of Earth's land। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है उन कॉन्टिनेंट्स का जो कि अर्थ के, हमने ऑप्शंस देखे, फर्स्ट सीक्वेंस हमको दिया है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो ध्यान देने योग्य जो बात है उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में से लार्जेस्ट इज एशिया, है ना। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये बात हमको मालूम है। तो अब यहाँ पे किसी भी गिवन सीक्वेंस में आपको एशिया का नाम नहीं दिख रहा, ठीक है, सो एशिया का यूज आप नहीं कर सकते। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं वो है अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे जब आपसे बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात है और सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका दे दिया और सबसे सेकेंड लार्जेस्ट को इन्होंने बीच में पुट अप कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी यही हुआ कि अफ्रीका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसको फर्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये ऑप्शन भी जो है गलत हो गया। अब बचा बी और डी जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में ही सबसे पहले हमें अफ्रीका का नाम नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अफ्रीका से छोटा कौन है, नॉर्थ अमेरिका। सो आप देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में ही नॉर्थ अमेरिका के बारे में कहा गया है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है साउथ अमेरिका देन यूरोप, यहाँ पे लिख गया है यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो अगर आपको ये बात पता है और आपको ये याद है कि यूरोप जो है वो अपने आप में सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, और उससे बड़ा कौन होगा, साउथ अमेरिका हो सकता है। अगर आपको पता है कि यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप आंखें बंद करके ऑप्शन बी पे टिक कर सकते हैं। सो उसके लिए बात यही है कि आपको उनके सीक्वेंस पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कौन सा कॉन्टिनेंट आता है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन जिसका आंसर था बी। फिर यूपीएससी प्री 2008 में एक क्वेश्चन था that among the following which planet takes the maximum time for one revolution around the sun। So the options were Earth, Jupiter, Mars and Venus। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सोलर सिस्टम में जैसे जैसे प्लैनेट्स की डिस्टेंस सन से बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। तो अगर आपको याद हो, है ना, तो यहाँ पर वीनस जो है वो तो अर्थ से पहले आता है, तो अर्थ से तो कम होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अर्थ का हमें मालूम है 365 डेज, मार्स भी अप्रोक्सीमेट 365 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि अर्थ के जस्ट बाद जो फोर्थ प्लैनेट है वो मार्स है, तो यहाँ पे मार्स भी आप ऑप्शन नहीं हो सकता। तो द राइट आंसर इज जुपिटर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर था जुपिटर। फिर यूपीएससी प्री 2005 इसमें क्वेश्चन पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल। आप
इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो आपको ये चीज पता चलेगी, जब आपने क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट सोलर सिस्टम ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा तो हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है दैट एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल। ओके, सो यहाँ पे ये समझ में आता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट से भी यूपीएससी ने कभी ना कभी क्वेश्चंस बनाए हैं। सो हियर द आंसर वाज एरिस्टोटल। Question: the correct sequence of different layers of the atmosphere from the surface of the earth upward is? So first one is troposphere, stratosphere, mesosphere. Second है stratosphere, troposphere, ionosphere. C है troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere. And D है stratosphere, troposphere, mesosphere and thermosphere. So क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट दो ऑप्शंस में सिर्फ 3 लेयर्स दिए हैं, यहाँ नीचे वाले में 4 दिए हैं, so there are more chances कि the answer will be between these two. Okay. तो इन दोनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले सी ऑप्शन में आपको दिया है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर, और यहाँ पे क्या कर दिया है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो जब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, हमने देखा था उसमें लेयर्स होती हैं, सो हमने ये चीज पढ़ी थी दैट ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर, है ना। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर इन दोनों में से अगर चूज करने की बात आती है तो हम सी की तरफ ज्यादा झुकेंगे, ए एंड बी विल बी द रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, फिर भी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के चेक करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही सीक्वेंस में जा रहे हैं। फिर मेसोस्फेयर एंड देन आइनोस्फेयर की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी का जो सीक्वेंस है वो पूरे तरीके से सही है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी। ओके, एंड वन मोर, यूपीएससी प्री 2019, यूपीएससी प्री 2019 यानी कि जो लास्ट यूपीएससी एग्जाम हुआ है उसी के प्रीलिम्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है जो कि पूछा गया था। क्वेश्चन था ऑन 21 जून द सन, मतलब यहाँ पे हमें बात करनी है सन के बारे में ऑन द डेट ऑफ 21 जून। तो अब सन के बारे में बात करनी है और डेट हमें गिवन है, तो इस डेट को देख के याद कीजिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समर सॉलिस्टाइज की, जो कि होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और सॉलिस्टाइज में हमको जो बातें मालूम है वो ये मालूम है कि सॉलिस्टाइज में जो सन होता है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है। सॉलिस्टाइज वर्ड का मतलब ही ये होता है टू रीच इट्स मैक्सिमम पोजीशन, ये मैंने आपको बताया था। तो अब अगर मैं बात करूं अपने अर्थ की, 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर 90 डिग्रीज पर पोल्स है। तो क्योंकि हम 21 जून की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स समर सॉलिस्टाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। नीचे यहाँ पे विंटर सीजन होगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, और नीचे यहाँ पे आपका पोलर रीजन, ये है आपका 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका सन है और सन रेज जो है वो इस वक्त आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पूरे तरीके से डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले 21 जून पे द सन डज नॉट सेट below the horizon at the Arctic Circle, does not set with the horizontal at the Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator and shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. So यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए, कभी भी वर्टिकली ओवरहेड शाइन करने के लिए ये जरूरी है कि जो सन रेज है वो उस पर डायरेक्टली पड़ रही हो। सो अगर 21 जून डेट दिया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं समर सॉलिस्टाइज, तो सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली शाइन करने का सवाल नहीं उठता। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट मून ऑन द इक्वेटर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब आप आ गए एलिमिनेशन मेथड पे, ए एंड बी। सो एनसीईआरटी में ही, हमारी 6th की एनसीईआरटी में ही ये लाइन दी गई है कि जो सनरेज होती है वो कभी भी आर्कटिक सर्कल के ऊपर या अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर, मतलब ये जो रीजन्स होते हैं 66.5 डिग्री, उसके बाद फिर ये वर्टिकली शाइन नहीं कर पाते, है ना। सो उसके ऊपर वर्टिकली शाइन नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल दिया हुआ है, और सीजन कौन सा चल रहा है, 21 जून।
यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में चल रहे हैं समर सॉल्स्टिस। सो यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में भी बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। द राइट आंसर इज हियर इज ऑप्शन ए, दैट ऑन 21st June द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल का जो होराइजन है उसके बिलो वो सेट डाउन नहीं होता। ठीक है, इसका जो रीजन हम समझते हैं वो हमने समझा, और इसके अलावा does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat. So these zones are called the frigid zones. तो आपको याद होगा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो रीजन है वो तो पोलर रीजन है, उसके 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो रीजन है वो जो है वो हमारा फ्रिजिड जोन है। उसको फ्रिजिड जोन कहने का रीजन ये है कि जो सन होता है वो कभी भी होराइजन के ज्यादा अबव जाकर के शाइन नहीं कर सकता और एकदम बिल्कुल। सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख के हमें पता चलता है कि आज भी कई क्वेश्चंस यूपीएससी के ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही पूछे जा सकते हैं। ओके, सो